Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So in this video, we are going to talk about passage or comprehension based questions. In all your UPSC exams, whether it is CDS, NDA, CSAT और CAPF, सारे ही UPSC एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीएस एनडीए सीसैट में आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीएपीएफ में आपसे सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए बोला जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, आप कितना अच्छे से किसी भी पैसेज को या कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर पा रहे हो और उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि क्वेश्चंस भले ही 10 ही आए लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अगर कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रिपरेशन करते हो तो आप वो 10 क्वेश्चन तो कर ही पाते हो, इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अदर सेक्शंस में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि पैसेज को या फिर कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करते टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज की वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये होता है कि इनडायरेक्टली S1 S6 हो गया, PQRS हो गया और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो क्योंकि आप रीड अच्छे से कर लेते हो, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, राइट। तो यहाँ पर हम पैसेज की बात करेंगे। तो पैसेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला सजेशन मेरा क्या है वो है डोंट रीड टू फिनिश, रीड टू अंडरस्टैंड। ये गलती हम कई बार करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि इस पैसेज को हम जल्दी से खत्म कर लें, राइट, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये नहीं करना है आपको। फिनिश करने के लिए रीड नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है उस पर्टिकुलर पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन को। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जहां पर लॉजिक जो है वो काम आता है, ना कि स्पीड, है ना। एंड when you read with your brain, not just your eyes, the answers reveal themselves। ये क्या बात हुई? ये ऐसे है कि कई बार क्या होता है कि कई पैसेज आपने नोटिस किया होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कोई बुक पढ़ते हो, आप जब ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो कई बार आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर पैसेज या कुछ पेजेस आप पढ़ के निकल जाते हो, लेकिन अगर उसी पैसेज या उसी लाइंस में से कुछ भी आपसे पूछा जाए आप बता नहीं पाओगे। आपको कुछ समझ ही नहीं आया, आप सिंपली बस पढ़ते हुए जा रहे थे, आपका जो ब्रेन था वो एक्टिवेट था ही नहीं, है ना। तो पैसेज को रीड करते टाइम मेक श्योर योर ब्रेन इज एक्टिवेटेड, राइट, और आप अच्छे से हर चीज़ को समझ पा रहे हो। अगर आप ब्रेन को अपना इन्वॉल्व करके आप अगर पैसेज को पढ़ोगे तो आंसर्स खुद को अपने आप रिवील कर देंगे, आपको ज़्यादा वहाँ पर एफर्ट मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब पैसेज को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है? तो पैसेज को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है और बाद में पैसेज को पढ़ना है। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, नॉट द पैसेज। अब क्या होगा, वहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, एक पैसेज लिखा हुआ है, राइट, और वहाँ पर एक क्वेश्चन और उसके चार ऑप्शंस, एक क्वेश्चन और चार ऑप्शंस, राइट। तो पहले आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनके सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन ऑप्शंस, राइट, सारे पढ़ लेने हैं जितने भी दिए, चार पांच जितने भी दिए। उसके बाद आप पैसेज पे मूव करो। इससे क्या होता है कि आप अगर पहले ही पैसेज को पढ़ने लग जाते हो तो आपका गोल क्लियर नहीं है, आप किस लिए पढ़ रहे हो, राइट। अगर आपने क्वेश्चंस को पहले ही पढ़ रखा है, आपने ऑप्शंस भी पढ़ रखे हैं, नाउ यू आर सीकिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर आपका गोल क्लियर है कि आप रैंडम चीज़ को नहीं पढ़ रहे हो, आप रैंडमली नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इन वाले क्वेश्चन का आंसर चाहते हो और क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। दूसरा दूसरा क्या है कि स्किप द पैसेज फर्स्ट एंड देन री रीड केयरफुली। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात देखो, डोंट लेट एक्सटर्नल नॉलेज इन्फ्लुएंस यू। कई बार कुछ पैसेज जो होते हैं वो फैक्चुअल आ जाते हैं या फिर नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि कई बार कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि इसमें मुझे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं और यहाँ पर मुझे कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको क्या करना है कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है ना। पैसेज मैं कहूँगा बहुत ईजी होता है, इसलिए ईजी होता है क्योंकि यहाँ पर आंसर्स ऑलरेडी दिए होते हैं, तो आपको अपना नॉलेज लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार क्या होता है, एक अभी कुछ टाइम पहले एक प्लास्टिक वाला आया था पैसेज, और वहाँ पर क्या हुआ था, कई लोगों ने कुछ अपना नॉलेज जो था वो अप्लाई किया और उन्होंने गलत कर दिया क्योंकि ऑथर उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा था। तो फिर इस चीज़ को काफ़ी अपने ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट ये है कि डोंट ओवर थिंक। ये चीज़ तो अप्लाई होती है सारे ही एग्जाम्स में, खास करके यूपीएससी में और यहाँ पर भी ऑब्वियसली, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी हिंट मिल रही है तो फिर वो वाला अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा ओवर थिंक या फिर ओवर कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड।
अब यहाँ पर कुछ टोन जो होती हैं, एक आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पैसेज की टोन क्या है। इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे और आपसे पूछा होगा इस पर्टिकुलर पैसेज की टोन क्या है। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहली बात तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आप रीड कर भी ले गए, उसके बाद आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। आपके पास जो भी ऑप्शंस आते हैं, कई बार ये न्यूट्रल है, एनालिटिकल है, क्रिटिकल है, सिनिकल है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनकी मीनिंग तो पता होगी, तभी तो आप कर पाओगे, है ना? तो फिर सबसे पहले आपके पास तो एक वर्ड आता है न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव। ये एक टोन होती है, कोई भी पैसेज है उसकी मीनिंग क्या होती है? बैलेंस्ड, फैक्ट बेस्ड, या फिर कोई इमोशंस ना हो। कहीं भी किसी भी पैसेज को पढ़ के अगर आपको लगे कि आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है या फिर कोई चीज़ प्रेजेंट की जा रही है या फिर डिस्कस की जा रही है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो टोन है ऑथर की, दैट इज न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव। सेकंड आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या होता है? एक पर्टिकुलर वर्ड हो जाएगा या फिर कोई कोटेशन होगी, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा लॉजिकली। या फिर कोई इशू भी हो सकता है, पावर्टी का है, राइट, और उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है लॉजिकली। तो फिर आपको पढ़ के लगेगा ऐसा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ है वो एग्जामिन की जा रही है या फिर इवालुएट की जा रही है या फिर एनालाइज की जा रही है। थर्ड आपके पास है क्रिटिकल। कई बार ऑथर कुछ गलतियां निकालने की कोशिश करता है या फिर कुछ चीज़ों को डिसअप्रूव करना चाह रहा है, और वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है, राइट। कुछ इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हो सकते हैं सोसाइटी के, राइट, या फिर उनको अपोज कर रहा है या फिर क्रिटिक कर रहा है, ये भी हो सकता है। सिनिकल। सिनिकल क्या होता है कि ये हो सकता है डिसट्रस्टिंग या फिर मॉकिंग टोन। मतलब कि कोई भी एक चीज़ है उस पे वो ट्रस्ट दिखाने से थोड़ा सा हेजिटेंट है ना? और यहाँ पर आपको लगेगा कि ये डाउट कर रहा है या फिर थोड़ा सा सार्कास्टिक हो रहा है या फिर स्कॉफ कर रहा है। स्कॉफ मतलब होता है कि ताने मारना, है ना? वो ताने मार रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, वो सिनिकल हो सकती है। फिर आता है सार्कास्टिक और सैटारिकल। सार्कास्टिक का मतलब है कि सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। कई बार आप सटायर वगैरह देखते हो ना, सटायरिकल कॉमेडीज होती हैं, है ना? पॉलिटिकल आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रही हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि कहते कुछ और हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट किया जाता है उसमें। तो फिर आपको उसकी मीनिंग थोड़ी सी दिख जाती है ना? और ये थोड़ी सी मॉकिंगली होती है। यहाँ पर आपको लगेगा ऐसा कि यहाँ पर आयरनी दिख रही है या फिर एग्जेजरेशन हो रहा है या फिर मॉक किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है का ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है कि लाइट हार्टेड, आपको मजा आ गया पढ़ के, है ना? अम्यूजिंग, अब यहाँ पर जोक्स हैं, प्लेफुल है, कॉमिक है या फिर रिलीफ है, ऐसी फील आपको आ रही है, तो फिर आपको लग जाएगा हाँ बिल्कुल ये तो ह्यूमरस टोन हो गई। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक ऑब्वियसली पॉजिटिव या फिर हेल्पफुल टोन हो सकती है। यहाँ पर आपको लगेगा कि ऑथर इज ट्राइंग टू बिलीव समथिंग और ब्राइट फ्यूचर देख रहा है, होपफुल हो रहा है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये ऑप्टिमिस्टिक टोन हो गई। नेक्स्ट पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक आपका ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम्स होता है, राइट। निगेटिव मीनिंग आपको मिलेगी, ग्लूमी मिलेगी, राइट। और यहाँ पर आपको लगेगा कि ये डिस्पेयर में है या फिर होपलेस है, कंसर्न दिखा रहा है किसी चीज़ को लेकर के, है ना? तो ये आप कह सकते हो कि ये पेसिमिस्टिक टोन हो गई। फिर आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कई बार डीप, थॉटफुल या फिर इंट्रोस्पेक्टिव। जिसको पढ़ के आप सोचने पे मजबूर हो जाओ उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव, है ना? ऑथर इज ट्राइंग टू पॉन्डर अबाउट समथिंग, ही गेट्स म्यूज्ड और ही रिकॉल समथिंग, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव। फिर आता है अप्रिशिएटिव या फिर एडमायरिंग। यहाँ पर किसी चीज़ को या किसी भी पर्सन को प्रेज किया जा रहा है, अपलॉड्स, सेलिब्रेट्स, एडमायर्स, राइट। एक आपकी टोन है डायडैक्टिक, राइट। डायडैक्टिक का मतलब क्या होता है कि हियर द ऑथर इज ट्राइंग टू टीच समथिंग और ही वांट्स टू मोरलाइज यू। लेसन यहाँ पे मिलेगा, मस्ट, शुड, प्रीची, ये सारे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। और एक होता है पर्सुएसिव। पर्सुएसिव इट मीन्स ही इज ट्राइंग टू कन्विंस यू, आपको बार बार बोलेगा कि ऐसा ही होता है ना? तो फिर ये होता है पर्सुएसिव। वर्ड्स या फील आपको मिल सकते हैं अर्जेस, आर्ग्यूज, अपील्स, मस्ट। लास्ट आपकी टोन है कंसर्न्ड और अलार्म्ड, इट शोज वरी और अर्जेंसी। वर्ड्स या फिर फील आपको मिलेगी कि वॉन्ट्स, कॉशंस और ट्रबल्ड। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो हमने जो एक टाइप से मैं कहूँगा कि थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा कर लिया है पैसेज का। अब हम दो पैसेज अपने करने वाले हैं, एक सीडीएस का है और एक सीसैट का है। तो ये दो पैसेज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप देखना कि क्या क्या आपका एक्चुअल तरीका हो सकता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। मान लिया ये मुझे सीडीएस का एक पैसेज मिला, ठीक है।
सीडीएस का पैसेज है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास ये पैसेज एक दिया हुआ है और ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये वाले क्वेश्चंस में पढ़ूंगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि द जनरल टोन ऑफ द पैसेजेस। ओके, टोन पूछ रहे हैं तो ये तो मुझे पढ़ के ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इन्वायरमेंट? Wind, bacteria, grasses, frog. Okay. Abiotic components of the ecosystem refer to living organisms, non-living organisms, natural surroundings, physical factors. Which of the following is not a natural ecosystem? Crop field, forest, pond, lake. The word constitute in the passage implies consternation, component, constriction. Okay. तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जो आपने पहले ही रीड कर लिए हैं। आपको आइडिया लग गया कि क्या आपको इस पैसेज में ढूंढना है ना। अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। All organisms, such as plants, animals, microorganisms, and human beings, as well as physical surroundings, interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment from an ecosystem. Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, and minerals. यहाँ से आपको कोई चीज़ मिली है, क्या मिली है? Abiotic components of the ecosystem refer to living organisms, non-living organisms, surroundings, physical factors. आंसर आपका क्या होगा, आप बता सकते हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बोला है abiotic components comprising physical factors। मिल गया है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा था पहले से, आपने क्वेश्चंस पहले ही पढ़ लिए थे, तो इजी है ना। Now, for example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs, insects, and birds. All these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and their other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem. So, a garden is an ecosystem. Okay. यहाँ पर देखो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब हमने देखा यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ों की बात करी, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, और यहाँ पर कुछ और चीज़ें, ग्रासेस, ट्रीज, राइट। यहाँ पर इन्होंने विंड की बात ही नहीं करी, है ना। विंड की बात ही नहीं करी, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विंड है। नाउ, अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स ऑफ फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। क्वेश्चन आया था, नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, इनकी तो बात कर दी इन्होंने, क्रॉप फील्ड की बात नहीं करी है, ये भी मिल गया। Okay, while gardens and crop fields are human-made ecosystems. Okay, done है ना। The word constitute in the passage implies, तो फिर इसको ये तो exactly इसका सिनोनियम पूछा है, ये होता है आपका component, राइट। अब आप इसकी टोन की बात करोगे ना, तो कौन टोन आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या क्रिटिकल है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया, सटायर किया, एनालाइज किया है? बिल्कुल ये इंफॉर्मेशनल है ना। आपको सिंपली बस इंफॉर्मेशन दी है कि बायोटिक और बायोटिक चीज़ें क्या होती हैं। चलो अब ये दूसरे वाले पैसेज की बात करते हैं। ये आपका पैसेज है फ्रॉम सी सैट। अब सी सैट में देखो, अगर ये बड़े बड़े से अगर ये सेंटेंसेस आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, तो आप पैसेज को पहले पढ़ सकते हो। पैसेज आपका काफ़ी छोटा होता है, राइट। तो आपको जो भी चीज़ें मिलें फिर बाद में आप उस पर जा सकते हो, राइट। अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। So, according to the Food and Agriculture Organization, one third of food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain from initial agricultural production to final household consumption. The increasing wastage also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agricultural practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also leads to harmful emissions of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. Okay. अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज? द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। लैंड प्रोडक्टिविटी, अब देखो पहला वाला देखते हैं कि द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें बात ही नहीं करी है, आप फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। और लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। बिल्कुल इस चीज़ की बात करी है यहाँ पर। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन, राइट। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, डायरेक्ट आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा आपको, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही है कि मोस्ट लॉजिकल और रेशनल, मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको कुछ अंडरस्टैंड करके खुद से निकालनी पड़ेंगी, है ना।
फिर है रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। बिल्कुल, अब यहाँ पे बताया है कि वेस्टेज जो है फूड का वो 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए एवरी ईयर रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब अगर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड कम हो तो बिल्कुल हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, तो फिर ये भी सही है। नाउ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज आर नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहे, देखो पहला वाला ही गलत हो गया, तो फिर इसको इसको आप क्लियर कर सकते हो, ये हो गया है ना। और यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जैसी कोई बात यहाँ पे की नहीं गई है। नाउ सेकंड, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. Second आपका क्या है कि ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. अब यहाँ पर देखो क्रिटिकल वर्ड की का यूज किया है, तो बिल्कुल आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ये बिल्कुल ऑथर कहना चाह रहा है। नाउ द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड, बिल्कुल ऐसी बात हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी देखना है कि यहाँ पे एजम्पशन की बात करी है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे आपके, राइट। सो ये दो पैसेज हमने किए, ये आप एक तरीका है जो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ गोल्डन टिप्स इन द लास्ट आई वुड लाइक टू गिव यू। सबसे पहले तो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए कॉम्प्रहेंशन स्पीड को, है ना। स्लोली आएगी, धीरे धीरे आएगी, राइट। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो कि कोई भी एक पैसेज उठाओ, है ना, उसे कम से कम 30 टू 40 मिनट्स में आप पढ़ो आराम से। आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद इसको ऐसे पढ़ो कि इसका पोस्टमार्टम आप कर दो अच्छे से, राइट। इसकी सारी मीनिंग्स, इसका जो भी है आप निकालो, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, इसकी मीनिंग्स निकालो, है ना, और इसका मतलब समझो। एक दूसरा पैसेज उठाओ, उससे लगभग 10 मिनट में पढ़ो। पहले वाले को 30 मिनट में, दूसरे वाले को 10 मिनट में, और दोनों की लेंथ लगभग सेम होनी चाहिए। फिर आप देखते हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये दो चीज़ें अगर आप एक ही दिन में करने लग गए, ठीक है, तो फिर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज उठाओ और उन्हें अटेम्प्ट करो। उन्हें अटेम्प्ट करते हो तो एक देखो यार, बात ये होती है कि एक यूपीएससी की सर्टेन लैंग्वेज है, उसको पकड़ने के लिए आपको यूपीएससी के ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और कोई नहीं बता सकता। कोई कितने भी अच्छे मॉक बना दे, लेकिन यूपीएससी जैसे कोई नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। नाउ थर्ड, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, नेवर यूज योर ओन ओपिनियन। यूपीएससी वांट्स द आंसर फ्रॉम द पैसेज, नॉट योर बिलीव्स, है ना। इस चीज़ को कभी भी अप्लाई मत करना अपनी नॉलेज को। जो भी अपना नॉलेज या ओपिनियन है उसको छोड़ के जाओ और पैसेज को पढ़ो। अगर पैसेज में ऑथर ने बोला है तो उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज नहीं बोला है तो मत अटेम्प्ट करो, है ना। और अपनी वोकैबुलरी को, जो भी आपकी वोकैबुलरी है इन द कॉन्टेक्स्ट, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ तो वर्ड्स मैंने आज ही बता दिए हैं, ये सारे वर्ड्स आपको डायडैक्टिक की मीनिंग, न्यूट्रल की मीनिंग, सटायरिकल की मीनिंग, इन सब सारे वर्ड की मीनिंग्स आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी पैसेज में जो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड इन द एंड आई एम वेरी श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, है ना। सो कीप रीडिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन, एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।